हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 1000 MCQ का सीरीज़ होगा, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित। ठीक है, तो 1000 MCQ की सीरीज़ में यहाँ पर 25 प्रश्न के जो है वो 40 सेट होंगे। टोटल कितने? 40 सेट होंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में भी 25 प्रश्न निर्धारित हैं, तो उसी के हिसाब से इस सेट को आपको कवर करना है। तो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं इन 1000 MCQ में कवर किया जाएगा। और इस सीरीज़ की खासियत ये रहेगी कि इस सीरीज़ के 25 प्रश्न होंगे और साथ ही में अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण ग्राम समाज से संबंधित नोट भी प्रोवाइड करते चलेंगे। और इसकी PDF आपको फ्री में अवेलेबल होती रहेगी, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, @ऑनलाइन स्टडी किंगडम है। आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और इन 25 प्रश्नों की जो है वो व्याख्या सहित बिल्कुल आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल नई सीरीज है। कमेंट जरूर कीजिएगा सीरीज कैसी लगी है। साथ ही साथ आपके 25 में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको भी आप जरूर कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1973 ईस्वी में। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जून 1973 ईस्वी में जून 1973 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 तथा नियमावली 1965 में संशोधन किया गया और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद 13 जून 2005 को इसका नाम जो है परिवर्तित करके कृषि विपणन एवं कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन एवं कृषि निदेशालय कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 13 जून 2005 को इसका नाम परिवर्तित करके कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय कर दिया गया है, याद रखना है। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फरवरी 2015 में। कब? फरवरी 2015 में। साथ ही साथ याद रखना किस मंत्रालय के अधीन यह योजना है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन जो है ये स्कीम है। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 2018। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2018 से हुई है। साथ ही साथ इस योजना की जो घोषणा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को इसकी जो घोषणा की थी। 14 अप्रैल को आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और उसी दिन जो है वो झारखंड की रांची, ठीक है, झारखंड की रांची से जो है ये इसकी घोषणा जो है इन्होंने की थी प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आप जानते हैं आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका जो एग्जीक्यूशन है सबसे पहले किस राज्य में किया गया है, तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की क्या है, एग्जीक्यूशन के मामले में प्रथम स्थान पर है, यानी क्रियान्वयन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जीवी के राव समिति ने वर्ष 1985 ईस्वी में जो है वो गठन का सुझाव दिया था 4 स्तरीय। साथ ही साथ जानते हैं कि जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वह सिर्फ और सिर्फ किस राज्य में है? याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मिलता है। यह व्यवस्था केवल पश्चिम बंगाल में है 4 स्तरीय। बाकी अशोक मेहता ने जो है 2 स्तरीय की बात की थी। बलवंत राय मेहता जानते ही त्रिस्तरीय, जो कि ज़्यादातर आप देखेंगे पूरे भारत में ये लागू है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद एलम सिंह भी आप जानते हैं, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो संवैधानिक दर्जा देने की सलाह जो है वो दी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आप जो है पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम समाज से संबंधित आपको टॉपिक कवर करना है। तो ग्राम समाज वाली जो वीडियो है घटना चक्र का, ठीक है, 2022 एडिशन वाला, उस प्ले लिस्ट में जो चैप्टर नंबर आपको 5 है वहाँ पर इसका पूरा मिल जाएगा अच्छे से, पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम समाज से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। सही जवाब होगा शस्य गहनता, यानी कि जैसे कि आपकी फसल गहनता की यहाँ पर बात की जाती है। यहाँ पर आपका सही जवाब है 135% है। फसल गहनता या शस्य गहनता का मतलब है कि एक ही खेत से एक कृषि वर्ष में कितनी जो है फसलें प्राप्त की जाती हैं एक कृषि वर्ष के दौरान, वही जो है वो फसल गहनता कहलाती है। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शस्य गहनता सूचकांक है वो किस स्टेट का है? तो सबसे अधिक जो है वो पंजाब का है। पंजाब का कितना है दोस्त? तो पंजाब का है 189% है। और साथ ही साथ आपको यदि फार्मूला वगैरह पूछा जाता है तो शस्य गहनता सूचकांक का जो फार्मूला होता है वह इज इक्वल टू होता है कि वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र अपान वर्ष में शुद्ध कृषित क्षेत्र इंटू 100, ये फार्मूला होता है शस्य गहनता सूचकांक निकालने का। और शस्य गहनता सूचकांक 1950-51 में देखेंगे तो ये लगभग जो है 111% रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो शस्य गहनता सूचकांक में बढ़ोतरी हुई, लगभग जो है 24 से 25% जो है वो बढ़ोतरी रही। अगला प्रश्न है कि गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12.5 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड होता है। कितना उपयुक्त तापमान है गेहूं के लिए? 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ ही गेहूं जो है वो किस जलवायु की फसल है पूछा जाता है, तो मालूम होना चाहिए शीतोष्ण, किस शीतोष्ण जलवायु की फसल है। और ये जो गेहूं फसल है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। ग्रेमिनी कुल का जो है पौधा है प्रजाति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफेद सोना, तो सफेद सोना जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। और कपास जो है एक नकदी जो है वो फसल है, कैश क्रॉप है, नकदी फसल होती है।
कपास। और कपास के लिए जो कपास उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वह काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन की यदि बात की जाती है, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। और साथ ही साथ आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि कपास जो है वो की खोज या कपास की जो है सबसे पहले कहाँ मिला? तो भारत में ही। ये भी आप जानते हो। तो याद रखना है, कपास एक नकदी फसल है। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। वर्तमान अवस्था में आप देखेंगे तो कपास उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह गुजरात है। पूरे विश्व में भी यदि आप देखेंगे तो भारत ही है नंबर 1। और गन्ना को भी कपास उत्पादन कहा ही जाता है। सबसे बड़ी नकदी फसल है यूपी की, है ना, गन्ना। वहीं पर अफीम को यदि देखेंगे तो अफीम एक ब्लैक गोल्ड है, काला सोना, इसको काला सोना कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कपास जो है जैसे कि क्रांति है तो क्रांति में अगर पूछा जाता है तो कपास जो है सिल्वर फाइबर क्रांति। कौन सी? सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधी ये कपास उत्पादन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा जो है वो अधिकांशतः पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और ये भारत की अगर बात करोगे तो भारत की देखेंगे, भारत के लगभग जो है 43% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मिट्टी में उगाया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा, तरबूज को। तरबूज को अम्लीय मृदा क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि इसकी जो उन्नत किस्म होती है तरबूज की वो है पूषा। कौन सी है? पूषा रसराज। पूषा रसराज जो है इसकी उन्नत किस्म है तरबूज की। और तरबूज जो है एक जायद फसल है। कौन सी फसल? जायद फसल। और तरबूज की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान जो है आप देखेंगे तो इसका लगभग जो है 5.5 से लेकर के 7 होना चाहिए पीएच मान। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका तैयार करने वाले कौन थे? तो अलेक्जेंडर रीड थे। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें जो पहले अंग्रेजों की जो कंपनियां थीं वही मालिक ही थे, ठीक है। तो इसमें जो कंपनी होती थी और किसान होते थे। कौन? किसान। तो जो किसान होता था ना पूरा, उसमें बिचौलिए होते थे। ये माहलवाड़ी में आप देखेंगे। रैयतवाड़ी में क्या है कि सिंपल से इसमें बिचौलिया कोई नहीं, बिचौलिया कोई आएगा नहीं, सीधा किसान होंगे और कंपनी होगी। किसान मेहनत करेंगे और लगान सीधे कंपनी को जो है देंगे, ठीक है, सीधे लगान कंपनी को। रैयतवाड़ी में क्या है, सीधे लगान जो है वो किसान जो है कंपनी को देते थे। तो मोटी मोटा इतना समझो आप कि बिचौलिए इसमें बिल्कुल कतई नहीं होते हैं। और इसमें जो भूमि का स्वामी माना गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था में वो किसानों के पास हक था, ठीक है। तो मालिकाना हक या स्वामी आप कह सकते हो, इसमें किसान होते थे, इसमें बिचौलिए को कोई काम नहीं था। और सीधे जो राजस्व होता था वो कंपनी को अपना अदा करते थे। और यदि वो टैक्स वगैरह नहीं अपना अदा करते थे तो उनको जब जमीन का जो मालिकाना हक हुआ था उसको जो है छीन लिया करते थे, वंचित होना पड़ता था उनको। इस व्यवस्था में लगभग जो है जितना उपज होती थी उसका लगभग जो है आधा जो है वो राजस्व के रूप में, टैक्स कर के रूप में जो है वो
कंपनी को अदा करना पड़ता था। और यहाँ से यदि पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो है कब और कहाँ लागू हुई थी, तो वर्ष याद रखना, वर्ष 1792 होगा। और मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत जो है एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, दैट इज बारामहल। ठीक है, बारामहल डिस्ट्रिक्ट में इसको सबसे पहले जो है वो लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। मद्रास प्रेसिडेंसी की अधीन डिस्ट्रिक्ट रहा है। और इसी के साथ साथ फिर जो है इसको मद्रास के बाद बम्बई, फिर असम में जो है इसको क्षेत्रों में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा बहुएं जो होती हैं कहा जाता है। बताइए आशा किस कार्यक्रम की देन है? यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किसकी देन है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। साथ ही साथ जो हेल्थ ये आशा स्कीम है आपकी, ये भी मालूम होना चाहिए। पहले नंबर तो आशा का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे है एक्रेडिटेड। ठीक है, एक्रेडिटेड। यस से हो जाएगा सोशल, एच से हो जाएगा हेल्थ, और ए से हो जाएगा एक्टिविस्ट। ठीक है, तो आशा का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए इसकी आशा स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो लॉन्च जो ईयर रहा वह 2005 रहा है। और ये जानते हैं कि जो प्रसव वगैरह महिलाएं है ना, तो उनको ले जाती हैं अपना ब्लॉक वगैरह पर, अपना उनका प्रसव से संबंधित जो भी रहता है, तो वो सब काम होता है आशा बहुओं को। डिटेल में आप ग्राम समाज वाली बुक को, अब घटना चक्र को कवर कीजिएगा अच्छे से, वहाँ पर आपको बातें मिलेंगी। और आशा बहुएं जो अपॉइंट होती हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो आप देखेंगे गांव की लगभग जो है 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर जो है ये कार्यरत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आशा से संबंधित, इनको याद जरूर रखना कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च कब किया गया है, कितनी ग्रामीण जनसंख्या पर वर्तमान में देखेंगे तो कार्यरत है एक बहु आशा, तो 1000 की आबादी पर। और ये किस की देन है, किसके अंतर्गत है, तो नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक जो है 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना लाइव स्टॉक सेंसस को जो है वो जारी किया जाता है। कितने साल पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर। जैसे कि आप जानते हैं जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है, और पशु जो गणना है लाइव स्टॉक सेंसस वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। और आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे पहली जो पशु गणना रही है वह किस वर्ष की गई है, तो वर्ष 1919। ठीक है, वर्ष 1919-20 में जो है ये सबसे पहली बार हुई थी पशु गणना। प्रत्येक 5 वर्ष पर होती चली आ रही है। अभी लेटेस्ट आपने जो देखा था, जो कि 20वीं पशु गणना आपको पढ़नी होती है, 20वीं पशु गणना। और इसको जो है लॉन्च कब किया गया था, यानी इसको पब्लिक कब किया गया था, तो इसको 20वीं पशु गणना को जो है अभी अक्टूबर 2018 में जो है इसको पब्लिश किया गया था, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट को। तो इनको याद रखना है कि अभी हाल में 20वीं हुई थी, और सबसे पहले 1919 में पशु गणना रही, और प्रत्येक 5 साल पर करवाई जाती है। साथ ही साथ मालूम होना चाहिए इसमें जो है सभी जो पालतू जानवर होते हैं, सभी पालतू जानवरों को इसमें कवर किया जाता है। अगला प्रश्न है योजना पर कि गंगा हरियाली योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुभारंभ किया गया। ठीक है, कब जो है इसका शुभारंभ किया गया था। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, वर्ष होगा 2018। ऑप्शन यहां पर ही सही जवाब है। कब? 5
जुलाई 2018 को गंगा हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, कौन सी योजना, किसान बही योजना कब लागू हुई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1992 ईस्वी में। किसान बही योजना का जो उद्देश्य रहा, इसके तहत जो है क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रत्येक किसान हैं वो कितने खेती लायक जो है उनके पास जो है ज़मीन की जो है वो मालिकाना हक है उनके पास, और उनका जो है कितना भू राजस्व है, ये सभी जो है इन सभी को जानने के लिए किसान बही योजना रही है। साथ ही साथ मालूम होना चाहिए जो किसान है उनका जो भू स्वामित्व रहा, उसका जो प्रमाण है खेती योग्य ज़मीन खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य था, और साथ ही साथ जिसमें प्रत्येक किसान को किसान बही नाम से एक प्रमाण पत्र तहसील से जो है वो जारी किया जाता था। कहाँ से? तहसील से। बैंक के पासबुक की तरह किसान बही में भी किसान के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हुआ करती थी। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? डिजिटल इंडिया, यहां पर आपका सही जवाब होगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई रही। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। कब शुरुआत हुई? 1 जुलाई 2015 को। और डिजिटल इंडिया शुरुआत की जो ध्येय वाक्य रहा, यदि पूछा जाता है, उससे पूछा नहीं जाएगा कब ये शुरुआत हुई, जरूर याद रखना। अगर ध्येय वाक्य पूछा जाता है तो आपको बताना होगा पावर टू एम्पावर। डिजिटल जो इंडिया योजना है, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय के सहयोग से जो है ये चलाया गया है। डिजिटल इंडिया जो अभियान है, कार्यक्रम है, ये 9 जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उन पर जो है आधारित होकर ये जो है कार्यशील है। तो याद रखो, डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। इसका ध्येय वाक्य जो है पावर टू एम्पावर है, और ये महत्वपूर्ण 9 स्तंभों पर काम कर रहा है। और किस मंत्रालय के अधीन है? तो आईटी प्लस फाइनेंस, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है एपीकल्चर किसके पालन से संबंधित है? एपीकल्चर, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन क्या? एपीकल्चर से संबंधित है। वहीं पर रेशम कीट पालन जो होता है वो संबंधित आपका हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर होता है। मत्स्य पालन में आप देखोगे तो मत्स्य पालन का हो जाता है आपका पीसीकल्चर। क्या? पीसीकल्चर। केचुआ है भाई, तो केचुआ का सिंपल सा हो जाता है वर्मी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। साथ ही साथ मालूम होना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली है ही है, साथ ही साथ ये लोकेशन कहाँ पर स्थित कहाँ है? तो ये जो है बिहार में है। कहाँ स्थित है? बिहार में, पूसा में। ठीक है, पूसा बिहार में जो है ये स्थित है। साथ ही साथ ये एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसके तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग होता है, उसी के तहत एक स्वायत्त संस्था है। साथ ही साथ स्वायत्त संस्था है और एक सोसाइटी के तहत पर जो है रजिस्टर्ड है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 होता है और उसी के तहत इसको जो है रजिस्टर्ड करवाया गया है। कब? 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बादामी के बाद पेट्रोलियम उत्पादन की अगर बात की जाएगी तो ये जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति, काली क्रांति, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टमाटर उत्पादन का, तो ये जो है आपका टमाटर उत्पादन यानी कि आपका लाल क्रांति है। अंडा उत्पादन की बात करोगे तो रजत या आप सिल्वर बोलोगे, रजत या सिल्वर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? गेहूं में पाया जाने वाला, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूटेन नामक जो है वो प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, ठीक है। और गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम, तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है। तो ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। और साथ ही साथ गेहूं जो होता है अभी पढ़ के आ रही है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी कुल का जो है ये पौधा होता है। वहीं पर अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया है? आपका सही जवाब होगा वर्ष 1904 ईस्वी में, ऑप्शन डी। और ये अधिनियम जैसे ही पारित हुआ इसके बाद पूरे भारत में सहकारिता आंदोलन छिड़ गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया है? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की समय जो इसकी अध्यक्षता रही है वो वैज्ञानिक रहे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन आप जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो किसानों के हितों का जो है विशेष संरक्षण तथा कृषकों को जो है अधिक से अधिक जो है लाभान्वित करना। तो याद रखो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है किसकी संस्तुति या अध्यक्षता में की गई है, याद रखना एम.एस. स्वामीनाथन। और इस आयोग का गठन जो है वर्ष 2004 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वह एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। और साथ ही साथ मालूम होना चाहिए कि जो कपास के रेशे हैं, कपास के जो रेशे होते हैं उनका 90% जो हिस्सा होता है वह सेल्यूलोज ही होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, थारू जनजाति। थारू जो जनजाति है यह स्वयं को जो है वो किस वंश से, स्वयं को जो है वो किरात वंश, कौन सा वंश, किरात वंश का जो है अपने आप को मानते हैं थारू लोग, ठीक है। और दीपावली को ये जो है शोक के रूप में मनाते हैं। और खासकर जो उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनके देखेंगे तो तराई क्षेत्रों में जो है ये थारू जनजातियों का जो है वो पाया जाता है निवास, ठीक है। और जौनसारी जो है आप इसमें खासकर जो पूछा जाता है जौनसारी से वो
आपका पूछा जाता है कि बहुविवाह प्रचलित है ये जौनसारी में। आगे बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस याद यंत्र को बजाते थे? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वह एक बांसुरी वादक रहे। हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म रहा है वह 1 जुलाई 1938 ईस्वी को प्रयागराज में जो है ये हुआ था, और इनको जो है 1992 ईस्वी में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो 92 में पद्म भूषण मिला है और 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 1 जुलाई 1938 को पैदा हुए और ये बांसुरी वादक रहे। अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झांसी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? झांसी जिले में। साथ ही चरागाह एवं चारा अनुसंधान जो इसकी स्थापना कब हुई है तो याद रखना है वर्ष 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ जो टॉप 25 MCQ रहे वो कवर होते हैं। इसी तरह टोटल जो है सेट जो है आपको 40 सेट कराए जाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। कितने? 40 सेट होंगे और व्याख्या सहित इनका जो है डिटेल में आता रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, अब ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। अब हो गए टॉप 25। अब यहाँ पर इस सीरीज में जो लास्ट में आपको मिलेगा थोड़ा जो है इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट जो है ग्राम समाज एवं संबंधित थे मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण जो नोट है वो है उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण नोट है, इनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा। PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना आप ये इंपॉर्टेंट तथ्य, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे कि 1 लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट या 3 इंच होता है। 20 अनुवांशी देखेंगे तो 1 कचवांशी के बराबर होता है और 20 कचवांशी बराबर 1 विषुवांशी या 1 वर्ग लाठा होता है। 20 विषुवांशी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 विषुआ या 1361.25 वर्ग फीट होता है। वहीं पर 20 विषुआ बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज होता है। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच, 66 गज इलाही बराबर 55 गज और 1 बीघा बराबर होता है 60 × 60 वर्ग गज इलाही। और वहीं पर यदि आप वर्ग गज में लिखेंगे, इलाही को हटा देंगे तो 55 × 55 दैट इज 3025 वर्ग गज होता है 1 बीघा बराबर। तो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट रहे। इसी तरह आपको 40 सेट कराए जाएंगे और प्रत्येक सेट के अंत में आपको महत्वपूर्ण नोट जो है ग्राम समाज से संबंधित प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो दोस्तों यह सीरीज आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन जो घंटा है उसकी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।